नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। परीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 41 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं। और मौर्य साम्राज्य के इतिहास को आज हम देखेंगे, वो भी आधा, पार्ट 1 इसका देखेंगे क्योंकि मौर्य साम्राज्य का इतिहास काफ़ी विस्तृत है। इतना बड़ा एम्पायर और उसके बारे में इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो इसलिए इसको 2 हिस्से में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हिस्सा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? 322 ईसा पूर्व से होती है। 184 ईसा पूर्व तक ये चलता है। भाग 1 आप देख रहे हैं। मगध का विकास होता है और उसके साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो मगध का विकास एक तय समय में नहीं होता है, अलग अलग डायनेस्टीज़ के शासनकाल में होता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व ये इनका समय है। इनका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। मतलब भारत की सीमाएं उस समय इतनी ज़्यादा बृहद थी। बाद में इनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो और थोड़ा सा विस्तार हो गया। जो विस्तार हुआ वो अशोक के समय तक हुआ। वो भी अपनी ज़िंदगी का एकमात्र युद्ध उन्होंने कलिंग का लड़ा था। उसके बाद तो उनका मन परिवर्तित हो गया और वहाँ से विस्तार की सारी संभावनाएं जाती रहीं और धर्म प्रचार शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अशोक के समय तक विस्तार हुआ। अब यहाँ मौर्य साम्राज्य को आप देखें तो संस्थापक इसके चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसे कि मारकर पुष्यमित्र शुंग राजा बनता है। शुंग डायनेस्टी की नींव रखी जाती। तो राजधानी पाटलिपुत्र है, पटना, और राज चिन्ह इनका मयूर था। सबसे पहले ग्रून पेडल ने मयूर की आकृति को लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो था उस पर पढ़ा था और देखा था। इन्होंने कहा कि ये मौर्यों का राज चिन्ह है। मतलब ये सब अंदाजे ही हैं, किसी ने आकर बताया नहीं है। उस समय से कोई आया नहीं था कि बताए कि ये हमारा स्टेट एम्बेलम था। तो ये चीज़ें हम अंदाजे से लगाते हैं। यहाँ आप अशोक स्तंभ को देख रहे हैं। अशोक स्तंभ का जो ऊपर का लाट है उसे आप देख पा रहे हैं। सिंह शीर्ष इसको कहा जाता है। और इसमें आपको 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक पीछे की तरफ है। मतलब कुल मिलाकर 4 हैं जो कि एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। और ये चारों दिशाओं के प्रहरियों के प्रतीक हैं। 4 दिशाएं हैं, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे तो 10 होती हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही को माना गया। तो उन चारों दिशाओं की रखवाली करते हुए ये 4 सिंह हैं। मतलब किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत को घेर सके या आक्रांत कर सके। हमारा देश भी चतुष्कोणीय आकृति का है, तो इन चारों शेरों को एक एक कोने पे बैठा दीजिए। अब देखिए किसकी हिम्मत होती है घुसने की। मतलब बिना इनकी परमिट के कोई नहीं घुस सकता। तो मौर्य साम्राज्य और इसके शासक ऐसे ही थे। नीचे आप ये धर्म चक्र को देख रहे हैं और बहुत सारे पशुओं की आकृति है और ये उल्टा रखा हुआ कमल है, जिसके के आधार पे ये पूरा जो ऊपर का डिज़ाइन है ये तैयार किया गया है। और चुनार का जो बलुआ पत्थर होता है वो मटेरियल के तौर पे इसमें यूज़ किया गया है। तो आइए देखते हैं इनका इतिहास मालूम कैसे होता है। तो साहित्य से मालूम होता है। साहित्य सबसे बड़ा प्रमाण होता है। मौर्य इतिहास के ज्ञान के 2 स्रोत हैं। बाद में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तक तो ये चीज़ें बहुत सीमित रहती हैं, नहीं के बराबर। लेकिन अशोक के समय में ढेर सारे अभिलेख लिखवाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अशोक जो है वो अपने कार्यों को लिखवाता है, दर्ज करवाता है। और जो भी शासक इतिहास लिखवाने का शौकीन होता है वो अगर थोड़ा कम भी अच्छा हो, मतलब अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से कम भी अच्छा हो तो उसकी प्रसिद्धि लोग ज़्यादा समय तक याद रखते हैं, क्योंकि उसका प्रमाण उसे लोगों को मिल जाता है। तो सबसे बेजोड़ शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कि जमीन से इस साम्राज्य को उठाकर खड़ा किया था। असली प्रसिद्धि उनके हिस्से में आनी चाहिए थी। लोग देते भी हैं उनको श्रेय, लेकिन अशोक को उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। जबकि अशोक का आधा ही जो शासनकाल है वो सक्रियता में रहता है, बाकी तो धर्म प्रचार में बीत जाता है। तो अशोक ने क्या किया, अपने कामों को दर्ज करवाया, लिखवाया कि मैंने ये काम किया, मैंने धर्म यात्रा की, उसको दर्ज करवाया, मैं यहाँ पर गया, उसको दर्ज करवाया, पशु बलि पर निषेध लगवा दिया तो वो दर्ज करवा दिया। मतलब हर चीज़ को लिखवाने का काम। तो इतिहास लेखन जो भी करवाता है वो इतिहास में दर्ज रहता है। तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो ये तो जानती नहीं है कि कौन शासक ज़्यादा बेहतर था, कौन उससे थोड़ा कम था। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर साहित्यिक स्रोतों को देखिए तो विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है ये काफ़ी व्यवहारिक ढंग से लिखी गई किताब है। और इस पर घुंडीराज नाम के एक और साहित्यकार थे जो कि आलोचक थे, उन्होंने टीका लिखी है, यानी कमेंट्री लिखी।
इसके बाद नंबर आता है मेगास्थनीज की इंडिका का, जो कि ज़्यादातर कपोल कल्पित कथाएं हैं, मतलब उस पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, सोना उगाने वाली चींटियाँ और न जाने क्या क्या। तो इंडिका में कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें ऐसी हैं जिस पर कि भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? मेगास्थनीज एक राजदूत की हैसियत से भारत में आता है, मगध साम्राज्य में आता है। ये यवनों का माफ़ कीजिए, जो यूनानी थे उनका राजदूत था। और जब यहाँ आता है तो इसका क्षेत्र भी सीमित रह जाता है। कोई भी राजदूत यानी राजा का ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है जो कि यहाँ पर आया है, तो ये अपने राजा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये ऐसे भटक नहीं सकता। मतलब घुमक्कड़ यात्रियों वाला इसका तरीका नहीं हो सकता। ये वहीं जाएगा जहाँ पे राज परिवार इसे दिखाना चाहेगा या ले जाएगा। तो चाणक्य यानी आचार्य चाणक्य जहाँ जहाँ मेगास्थनीज को ले गए या जो भारत उन्होंने दिखाना चाहा वही इसने देखा। तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें इसने इंडिका में ज़्यादातर लिखी हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हर साम्राज्य में अच्छाई ही होती है, कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं। इसने लिखा कि दास प्रथा थी ही नहीं, और आचार्य चाणक्य ने खुद अपने अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दास होते थे। और जब राज परंपरा है, राजशाही है, तो दास तो होंगे ही, ये तो स्वाभाविक बात है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है और बौद्ध ग्रंथ से हमें अशोक के बारे में पता चलता है। विष्णु पुराण से हमें पौराणिक इतिहास इनका मालूम होता है। इसके साथ साथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही अच्छी किताब है, और इससे हमें राजनीति और दर्शन दोनों की जानकारी होती है। अर्थव्यवस्था भी राजनीति से ही जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। और तत्कालीन समाज का भी चित्रण प्राप्त होता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी आप चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा का जिक्र देख पाते हैं कि कितनी सुगठित और व्यवस्थित राज्यसभा हुआ करती थी। इसके साथ साथ दो समकालीन साहित्य हैं। दो समकालीन साहित्य जैसे कि अहनारूर को आप देख रहे हैं, ये दक्षिण भारतीय लेखक हैं, मालूमनार, रुद्र शर्मन इनको कहा जाता है। तो इन्होंने भी नंद और मौर्यों दोनों का उल्लेख किया है। दोनों, एक उत्तरवर्ती और एक पूर्ववर्ती साम्राज्य के तौर पे आप देखते हैं। नंदों का पहले, उसके बाद मौर्यों का शुरू होता है। तो दोनों का ही उल्लेख इसमें प्राप्त होता है, इनकी जो पुस्तक है। इसके साथ साथ परनार, ये जो ग्रंथ है, इसके लेखक का नाम था कपिलार, और इसमें भी मतलब अपनी पुस्तक में भी इन्होंने मौर्यों का जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है कि किताब जो है वो मौर्यों के ऊपर लिखी गई थी या मौर्यों के को केंद्र बनाकर लिखी गई थी, लेकिन विषय चाहे कुछ भी हो, व्याकरण हो या साहित्य हो या कुछ भी हो, तत्कालीन समाज का असर उस किताब पर पड़ता है और लेखक की मानसिकता पर तो रहता ही है, क्योंकि वो लेखक उसी समाज का हिस्सा होता है। तो इसलिए तत्कालीन साम्राज्य, राजा का शासन करने का तरीका, उसकी राज्यसभा, ये सब न चाहते हुए उसमें जिक्र में आ जाता है। तो इससे हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। क्षेमेंद्र की जो बृहद कथा मंजरी है और सोमदेव का कथा सरित्सार, ये दोनों भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। ये कश्मीर के लेखक हैं। तो हमने साहित्यिक स्रोतों की बात की, कहाँ कहाँ से साहित्य पढ़ने से हमें मौर्यों के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें यानी अभिलेखीय साक्ष्य, तो अभिलेखीय साक्ष्य हमें बेसिकली अशोक के समय के मिलते हैं। ढेर सारे अभिलेख उन्होंने लिखवाए थे, तो वो हमें दिखाई देते हैं। 40 अभिलेख लगभग वहीं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रुद्रदामन का सौराष्ट्र प्रांत वाला जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का एक साथ उल्लेख है, इसलिए दोनों के बीच का संबंध पता चलता है। ठीक, मतलब आप मौर्य डायनेस्टी को देखें तो शुरुआती सभी राजा बहुत ही ज़्यादा योग्य रहते हैं। लोग चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेते हैं, अशोक का नाम लेते हैं, बिंदुसार का नाम कोई नहीं लेता है। बिंदुसार को सब लोग समझते हैं कि ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, सब कुछ बना बनाया मिल गया तो ढेर सारी रानियां रख ली और ये सब। लेकिन वो भी एक बेजोड़ शासक था। उसने अपने पिता के खड़े किए हुए साम्राज्य को स्थिर रखा, बनाए रखा। वो भी एक प्रतापी शासक था। ठीक, तो ये हमने देखा। इसके बाद सोहगौरा लेख को आप देखिए। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संलेखना की पद्धति को अपनाने के लिए दक्षिण भारत प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद जो शासन की बागडोर है वो आचार्य चाणक्य के निर्देशन में बिंदुसार के द्वारा ही संभाली जाती है और बहुत अच्छे ढंग से चलाया जाता है। तो सोहगौरा लेक को अगर आप देखें तो ये गोरखपुर में है। पहले तो इसकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और संपूर्ण मौर्य काल का ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कि ताम्रपत्र पर लिखा गया है, कॉपर प्लेट पर इसे लिखा गया है, उकेरा गया है। महास्थान पाषाण लेख, ये पाषाण लेख है यानी शिला पर उकेरा गया है और 1931 में बांग्लादेश का जो बोगरा जिला है वहाँ से इसे प्राप्त किया गया था। मौर्य काल में महास्थान का नाम क्या था? पौंड्र नगर था। और उससे भी पीछे अगर हम जो विष्णु पुराण का इतिहास है और पन्ने हैं उसको पलटें तो विष्णु पुराण में हमें दिखाई देता है कि श्री कृष्ण का एक विरोधी राजा हुआ करता था जिसका नाम था पौंड्रक। वो भी 4 भुजाएं धारण करता था। 2 भुजाएं उसकी ओरिजिनल थी और 2 नकली बनवाकर कंधे पर लगाए रहता था। और भगवान विष्णु की तरह से ही वो चक्र, सुदर्शन और गदा और तमाम जो कमल का फूल
जितने भी आयुध होते हैं वो सब धारण किए रहता था। कहता था कि मैं ही वासुदेव हूँ, और बाद में भगवान कृष्ण के साथ उसका युद्ध होता है, वो मारा जाता है। तो ये पौंड्र नगर उसी का था। और अन्नागार का एक उल्लेख प्राप्त होता है, मतलब अन्न का भंडारण किया जाता था। तो मगध एक उर्वर क्षेत्र था, मैदानी इलाका है, गंगा यमुना का ये पूरा दोआबी और मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ उपजाऊपने की कोई कमी नहीं थी। नवीन पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं। ये तो हमने पुराने की बात की। देखिए, नवीन पुरातात्विक स्रोत जो है उसमें तक्षशिला का जो भिर्रा वाला है, रोपड़ से प्राप्त मोहर से भी हमें जानकारी मिलती है। इस पे ब्राह्मी लिपि अंकित है। और गंगा के मैदान में भीटा के पास से एक मौर्यकालीन किलेबंदी और श्रेणी भवन का प्रमाण हमें मिलता है। पूर्वी भारत का जो महास्थान है, अभी पीछे हमने देखा बांग्लादेश में चला गया है, तो वहाँ से हमें अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख जो है वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बानगढ़ और चंद्रकेतुगढ़ की जो मिट्टी की चहारदीवारी है वो भी इस बारे में हमें जानकारी देती। ओडिशा में शिशुपालगढ़ और दक्षिण में सन्नाती, कोंडापुर, माधवपुर से पुरातात्विक सामग्रियां जो हमें प्राप्त होती हैं वो मौर्य काल के बारे में हमें पर्याप्त सूचनाएं देती हैं। तो ये सब हम देख रहे थे कि कैसे हमें अभिलेखीय साक्ष्य और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। मतलब अगर हम मौर्यों के बारे में जानना चाहें तो किताबों के अलावा हम किन स्रोतों पर निर्भर रह सकते हैं। अब आइए देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगर हम चाहते तो साहित्य में ही जो साहित्यिक साक्ष्य हमने देखे हैं ना पीछे, कि मौर्य इतिहास को जानने के लिए हम साहित्य का सहारा लेते हैं, तो उसी में इसको भी देख सकते थे 2-3 लाइन में। लेकिन ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये 2-3 लाइन में देखने वाली चीज़ नहीं है। इससे बहुत सारे प्रश्न अकेले बन सकते हैं। ये पुस्तक बेजोड़ है। तो इस पुस्तक के बारे में आप देखिए, मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में ये सबसे प्रमुख है। और प्रमुख क्यों है? क्योंकि इसको लिखा है आचार्य विष्णुगुप्त ने, जो कि तक्षशिला के आचार्य थे और अखंड भारत की स्थापना का संकल्प लेकर ये मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। धनानंद को समझाते हैं, धनानंद नहीं मानता है, इनका अपमान कर देता है। और उसके बाद इनका संकल्प रहता है कि उसे गद्दी से हटाएंगे और एक योग्य राजा मगध को देंगे जो कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। और ये सारे गुण उसे एक साधारण से बच्चे में दिखाई देते हैं। आचार्य चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचान जाते हैं। चंद्रगुप्त कोई राजा का बेटा नहीं था, हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये धनानंद की संतान थी, लेकिन फिर भी जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उससे मालूम होता है कि ये बहुत कोई अमीर परिवार का नहीं था, बहुत ही साधारण, अत्यंत ही साधारण था। तो ऐसे एक सामान्य से लड़के को ये पहचान लेते हैं कि इसके अंदर राजा बनने की क्षमता है, और वो उसे अपने साथ ले आते हैं, प्रशिक्षित करते हैं और योग्य बनाते हैं। और अंत में नंद साम्राज्य को ये उखाड़ कर फेंकता है। नंदों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन नंद निष्क्रिय हो गए थे। संपन्नता और सामर्थ्य होने के बावजूद उन्हें देश की रक्षा का कोई भी ऐसा कोई गुरेज नहीं था, ऐसी कोई परवाह नहीं थी। धनानंद एक योग्य शासक था। आप देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा सामर्थ्य रहता है, सेना रहती है बड़ी सी। मतलब सिकंदर के सैनिकों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि धनानंद की आर्मी का सामना करें, हाथियों की सेना। लेकिन उसके बावजूद धनानंद का जो एटीट्यूड था वो बहुत ही निष्क्रिय था। मतलब एक सक्रियता वाला रवैया उसने नहीं दिखाया। हालांकि वो एक योग्य शासक था और उसके साथ साथ उसके अंदर लालच था पैसा वसूलने का। तो जनता के ऊपर मनमाने जो कर उसने लगा रखे थे, वैसे ही जन असंतोष पनप रहा था। तो जब जनता ही राज्य की संतुष्ट नहीं है तो बाहरी शत्रु तो अपने आप घुस आएगा अंदर। तो इसीलिए अखंड भारत को एक सूत्र में बांधना आवश्यक था। भारत तो अखंड था ही पहले से ही, लेकिन उसे खंडित करने के लिए बाहर से विदेशी जो है वो ताक लगाए हुए थे। तो उनको वहीं पर रोक देना, ये सबसे बड़ी मंशा थी आचार्य चाणक्य की, और इसलिए वो ऐसा करते हैं। और यही होता है मौर्य साम्राज्य का जो शुरुआती दौर है उसमें आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक साम्राज्य एक ऐसा सुगठित तरीके से रहता है। मतलब केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था इनकी रहती है और ऐसा सुगठित साम्राज्य रहता है जिसे कि भेदने का साहस कोई नहीं कर पाता। बाद में बौद्ध धर्म की ओर इनका झुकाव हो जाता है तो धर्म प्रचार में ये लग जाते हैं, शासन से इनकी पकड़ ढीली हो जाती है। तो अशोक के बाद वाले जो उत्तराधिकारी हैं वो उतने काम के नहीं रहते, तो इसलिए मौर्यों का पतन होता है। फिलहाल आगे चलते हैं। तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो वो आप जानते ही हैं, इनकी योग्यता से आप परिचित हैं। इनकी कुटिलता की वजह से इनको कौटिल्य कहा जाता था, कुटिल नीतियों की वजह से। और कुटिल नीति का मतलब यहाँ पर रणनीति से है। राजनीति में जो दाव पेच होते हैं उन्हीं को कुटिलता कहा गया है। इस वजह से इनका नाम पड़ा कौटिल्य। और इनके पिता का नाम था चणक, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा गया, चणक का पुत्र। और वैसे इनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त। तो ये आप देख रहे हैं। अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर 15 अधिकरण हैं यानी भाग हैं, और 180 प्रकरण हैं यानी उपभाग हैं। ये खंड होते हैं, अध्याय होते हैं, और करीब 6000 श्लोक हैं। संस्कृत में इसको लिखा गया है। ये ग्रंथ जो है ये अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है, यानी थर्ड पर्सन का जो स्टाइल है उसमें इसको आकार दिया गया है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सबसे पहले इसका प्रकाशन करवाया था, इसे संकलित करके। तो ग्रंथ तो पीछे जो लिखे गए हैं वो काफ़ी मूल्यवान है ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ा दायित्व होता है उसको संकलित करना, उसका कंपाइल करके पूरा पब्लिकेशन करवाना। अब आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र में कुछ तीर्थों का वर्णन किया गया है। तो वो तीर्थ असल में हैं क्या। सबसे पहले मंत्री,
ये मंत्री तीर्थ जो था, मतलब मंत्री नामक तीर्थ, तीर्थ का मतलब प्रशासकीय पद, तो ये मंत्री नामक जो पद था ये प्रधानमंत्री के अर्थ से इस्तेमाल होता था। यानी मंत्री शब्द जो है वो असल में होम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल होता था, चीफ मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल होता था। गृह मंत्री की हैसियत जो है ना उस समय प्रधानमंत्री के साथ मिलती जुलती होती थी, तो दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। पुरोहित का काम वही होता था धर्म का, इसके अलावा दान विभाग को भी वही देखता था। सेनापति का काम ऑब्वियस सी बात है सेना संभालने का होता था, सेना को नियंत्रित करने का होता था। युवराज जो होते थे, एक नहीं बहुत सारे होते थे, तो वो राजा के बेटे होते थे। द्वारिक जो था ये द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक जो है ये अंतःपुर का रक्षक होता था, अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रहण करने का काम करता था। सन्निधाता का काम था राजकीय कोषाध्यक्ष का, ये कोष की रखवाली और कोष का प्रबंधन करता था। व्यवहारिक को देखिए ये मुख्य न्यायाधीश होता था। नायक जो था ये नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद जो है वो अध्यक्षों के सहारे चलती थी। मंत्रिपरिषद में कई सारे मंत्री होते थे। दंडपाल सेना का सामान इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता था। दुर्गपाल दुर्गों का रक्षक होता था। और दुर्गपाल की ही एक अपर कैटेगरी थी जो कि ज़्यादा रिस्की काम संभालती थी, तो वो था अंतपाल का काम। और अंतपाल जो अंतिम सिरे पर स्थित दुर्ग होते थे उनकी देखरेख करता था, उनका रक्षण करता था। जैसे आज के समय में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो सीमा पर तैनात रहती है, ठीक। और पहला जब हमला होगा तो उसको वही लोग झेलेंगे, उसके बाद आर्मी कहीं वहाँ जाकर आएगी अगर हमले की गुंजाइश होगी, और तब जाकर युद्ध छिड़ेगा या जो भी होगा। तो पहले जो सीमा पर डटे हुए लोग हैं वही शहीद हो जाएंगे। तो ये बीएसएफ वाला काम जो है ये अंतपाल का होता था। कर्णक, और ये काफ़ी मुस्तैदी से अपना जिम्मा संभालते थे। कर्णक जो था ये लेखक होता था। और लेखक कैसा, तो ये लेखा अनुदान देखता था, मतलब रजिस्ट्रार का काम असल में इसका होता था, लेखा जोखा देखने। दो तीन और हैं, इसको देख लेते हैं। तो प्रशासता ये कारागार की अध्यक्षता देखता था। पौर जो था ये नगर का कोतवाल होता था। और प्रदेष्टि जो था ये कमिश्नर हुआ करता था। तो आज के समय के जो प्रचलित नाम है उसको यहाँ पर वर्णित किया गया। और मौर्यों का प्रशासन इतना बेजोड़ था कि बाद में इससे मध्यकाल में मुगल इत्यादि भी जो है वो प्रेरणा लेते हैं। तो मौर्यों का प्रशासन सच में एक उल्लेखनीय प्रशासन था। मतलब ढांचा इन्होंने तैयार किया, पूरे भारत को एक ढांचा बनाकर दिया, और वो ढांचा बाद तक विद्यमान रहता है। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। राजधानी इनकी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में थी। और प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए साम्राज्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। 4 हिस्से इसके किए गए थे। चूंकि इतना विशाल साम्राज्य है तो इसे विभाजित करके ही चलाना ये संभव हो सकता है। ठीक है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, केंद्रीकृत प्रशासन था, सारा नियंत्रण जो था वो राजा के हाथ में होता था। लेकिन उसके बावजूद राजा ने प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने का पूरा प्रयास किया था, और वो चलता भी था। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तौसली थी। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला थी, इन्हें आप प्रांत समझ लीजिए। और बाकी पश्चिमी जो हिस्सा था, पश्चिमी भाग था, उसमें उज्जैन में राजधानी को रखा गया था। और दक्षिणी राजधानी थी सुवर्णगिरी। मौर्य प्रशासन की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। उसके अलावा मेगस्थनीज की इंडिका से भी जानकारी मिलती है, हालांकि वो उतनी विश्वसनीय नहीं दिखाई देती। अशोक के अभिलेखों से भी इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये सब सूचनाएं हैं जिन्हें कि आप देख रहे हैं। मौर्य प्रशासन को आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए तालिकाबद्ध तरीके से। तो प्रशासन के जो स्रोत थे उसमें, मतलब जानकारी के जो स्रोत हैं प्रशासन के बारे में, हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका है, अशोक के अभिलेख हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इन सब से हमें प्रशासन का पता चलता है। और अशोक के समय में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो थोड़ी नई रहती हैं, क्योंकि उसमें धम्म का समावेश हो जाता है। इसके बाद केंद्र को आप देखें तो केंद्र में सबसे जो केंद्र बिंदु था वो सम्राट हुआ करता था। फिर उसकी सहायता के लिए मंत्रिणा और मंत्रिपरिषद होती थी, ये दोनों जो हैं ये कमेटी होती थी, और अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रांत में प्रशासन कौन देखता था? राज्यपाल, और राज्यपाल प्रायः राजपुत्र होते थे, कुमार होते थे, और मंत्रिपरिषद उनका सहयोग करती थी। प्रांत का अनुक्रम कैसा होता था? तो कमिश्नरियाँ होती थी, फिर जिले होते थे, स्थानीय 2 द्रोणमुख होते थे। मतलब ये हम अवरोही क्रम में चल रहे हैं। सबसे जो बड़ी इकाई है वो कमिश्नरी होती थी, उसके बाद उससे छोटी जिला इकाई होती थी, फिर स्थानीय इकाई होती थी, फिर द्रोणमुख हुआ करते थे, इनकी संख्या 2 थी। खारवाटिक होते थे इनसे नीचे, उससे छोटा होता था संग्रहण, और सबसे छोटी इकाई होती थी गाँव। आज के समय में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गाँव है, वो पहले भी थी। अमात्य या सचिव की अगर बात करें तो इन्हीं को यूनानी लेखकों ने सभासद या निर्धारक कहा है। जो कि अमात्य मतलब ऐसे नहीं बना दिया जाता था जैसे आज के समय में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भाग लेते हैं, मतलब जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन्हें क्लियर करते हैं, तब जाके आपको प्रशासक का पद मिलता है। कहीं पर आप प्रशासक नियुक्त होते हैं, कोई भी प्रशासनिक पद हासिल करते हैं। तो पहले के समय में भी उपधा परीक्षण होता था, और आचार्य चाणक्य इसका प्रबंध खुद करते थे। वो ये जानने की कोशिश करते थे कि व्यक्ति जो है वो योग्य है या नहीं, और उसमें कोई जाति, लिंग, वंश
या ऐसा कोई आपकी जो पीछे की पीढ़ी है उसका प्रश्न नहीं होता था, आपकी योग्यता पर सब कुछ निर्भर होता था। और जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करता था वही मंत्री बनता था। मंत्रिणा और मंत्रिपरिषद क्या चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। तो मंत्रिणा जो है ये आधुनिक कैबिनेट के समान परिषद होती थी। इसका आकार कैसा है? छोटा होता था। कैबिनेट हमेशा छोटी होती है लेकिन उसका महत्व ज़्यादा होता है, शक्ति उसके पास ज़्यादा होती है। तो वही हाल मंत्रिणा का था। इसमें सिर्फ 4 या 5 सदस्य होते थे और ज़्यादातर इसमें राज परिवार के लोग होते थे। युवराज हुआ करते थे, राजा था ही, उसके अलावा प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित और सन्निधाता जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, तीर्थ हैं, वो इसमें शामिल होते थे। मंत्रिणा कार्यों में सलाह देने का काम करती थी और मंत्रिपरिषद आकार में मंत्रिणा से बड़ी होती थी। यही अर्थशास्त्र की मंत्रिपरिषद मेगस्थनीज की सुनेड्राई है। मेगस्थनीज ने इसे क्या कहा है? सुनेड्राई कहा है। उन लोगों को बोलने, मतलब हम लोगों की भाषा बोलने नहीं आता था, तो वो उल्टी सीधी इसके प्रोनाउंसिएशन किया करते थे। इसके बाद मौर्य प्रशासन की प्रकृति को आप देख लीजिए। जैसे कि सिंधु नदी को इन्होंने इंडस कहा और इंडस से बना दिया इंडिया। सिंधु को इंदु बोला और इंदु से बन गया इंडस। तो ये क्या काम है? ये यूनानियों का काम है, उन्होंने बिगाड़ा नाम। और उसके बाद अरबों ने और उसमें बेहतर 4 चांद लगा दिया। वो सिंधु को हिंदू हिंदू बोलने लगे, स से वो ह पे आ गए तो हिंदुस्तान बन गया। तो ये चीज़ें जो है ये विदेशियों के द्वारा हमारे ऊपर लगाई गई हैं, चिपकाई गई। अच्छा, मौर्य प्रशासन की प्रकृति को देखते हैं तो भारत का ये पहला केंद्रीकृत प्रशासन था। राजा तो पहले भी हुआ करते थे लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों को हम पलट कर देखें तो उसमें हमें दिखाई देता है कि इससे पहले किसी ने भी केंद्र बनाने की कोशिश नहीं की। सब अपना राज्य लेकर खुश रहते थे। मतलब एक राज्य उनके पास है, उसी में वो राजा है, अपनी गर्दन ऊंची करके चलते थे, प्रजा उन्हें भगवान मानती थी। बस उसके बाहर वाले राजाओं से उनके युद्ध चलते रहते थे। अक्सर या तो संधि विराम रहता था, नहीं तो युद्ध रहता था, ये चलता रहता था। और नहीं तो फिर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, वो चारों ओर घूम के फतह कर रहा है, ऐसा सिस्टम चलता था। तो चक्रवर्ती राजा वाला सिस्टम पहले भी था लेकिन उसमें ऐसा केंद्रीकरण वाला भाव नहीं था कि सबको हम एक में मिलाकर एक प्रशासन, एक साम्राज्य की स्थापना करें। तो वो एक सूत्र में बांधने की कोशिश पहली बार मौर्यों के समय में की गई। ठीक, सूत्रधार इसके चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। तो ये हमने देखा। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि चंद्रगुप्त का शासन जो है वो पुलिस राज्य है। वो गलत नहीं थे। पुलिस राज्य या जो मिलिट्री रूल होता है उसमें कड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और वो कड़ाई हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देती है। तो उसकी आवश्यकता थी। देश उस समय बड़ी ही संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा था। अगर उस तरह का कठोर प्रशासन नहीं लागू किया गया होता, देश को कठोरता से एक सूत्र में नहीं बांधा गया होता, तो बाहर की शक्तियां कब का यहाँ पे कब्जा कर चुकी होती। जैसा फूट और आपस में ही लड़ने का भाव लोगों के बीच में था। तो देश को बचाने के लिए ये काम करना आवश्यक था। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसी भी कंट्री के लिए मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो भारत को वो प्राप्त होता है, सौभाग्य। अब भंडारकर महोदय ने अशोक के शासन को राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा दी। शुरुआती प्रशासन इसका बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य की तरह से ही था, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। अशोक शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे लेकिन जब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो उसके बाद ये ढीले पड़ जाते हैं। अब केंद्रीकृत प्रशासन को आप देखें तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, मौर्य काल में प्रशासन मूल रूप से राजा में, और केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब ये केंद्र बिंदु राजा है। राजा ही पूरे प्रशासन की कुंजी है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही प्रशासन चलेगा। प्रशासन के प्रमुख अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण होता था। ठीक, मतलब प्रशासन के जो 3 अंग होते थे उस पर उसका नियंत्रण होता था। और आप सोच रहे होंगे कि ये केंद्रीकृत प्रशासन चाहते तो नंद भी चला सकते थे। तो नंदों के समय में भी आप देखते हैं कि जो महापद्म नंद का समय है वहाँ कुछ कुछ इसकी झलक दिखाई देती है लेकिन पूरी तरह नहीं। और धनानंद के समय में वो चाहता तो कर सकता था लेकिन कोई उसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि लोग उससे असंतुष्ट थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ऐसा नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जनता का राजा था। जनता उसे फेवर करती थी, सपोर्ट करती थी। तो जनता चाहती थी कि यही शीर्ष पर रहे। इसके बाद आप देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है और पतंजलि द्वारा रचित जो महाभाष्य है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सभा का वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर होता था और पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज सम्राट की मंत्रिपरिषद के मुख्य सदस्य होते थे। मेन लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। मौर्य प्रशासन की झलक हम आगे भी देखेंगे। इसका पार्ट 2 अभी बचा हुआ है, उसे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस मॉड्यूल में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।